समम बोनम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मतलब आदमी के होने का, आज मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य एरिस्टोटल ने करीब 2600 साल पहले कहा कि वो आनंद है। एरिस्टोटल का कहना था ऐसा कि आपके जीवन का, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वो आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए, और उसी आनंद की प्राप्ति के लिए जो है उसकी प्राथमिकताएं और उसके मूल्य जो हैं उसी प्राप्ति के लिए के हिसाब से होनी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, मुझे याद है क्लास 4th में पढ़ता था मैं, और मेरी बड़ी बहन जो है वो क्लास 6th में पढ़ती थी। और एक दिन घर में सकरी सीढ़ी थी, उससे उतर के नीचे आ रहा था मैं, और बीच में आंगन था, और आंगन के एक तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा था जिससे लगी हुई एक चौकी थी जिस पे मेरे नाना बैठे हुए थे, और मैं कोई हिंदी सिनेमा का गाना गाते हुए ऊपर से आ रहा था। नाना ने जो है वो डांटा मुझे इस बात पे, और फिर वो बहन को पढ़ाने लग गए। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि ऐसा क्या ध्यान से वो पढ़ा रहे हैं मेरी बहन को। केंद्रीय विद्यालय में उस समय कक्षा 6 में जो संस्कृत की पाठ्यपुस्तक होती थी उसमें एक हितोपदेश का श्लोक था कि विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्मापनोति, धनात् धर्मम ततस्य सुखम। तो ये श्लोक ये है कि विद्या से मनुष्य को विनय प्राप्त होता है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से व्यक्ति जो है धन अर्जित करता है, उस अर्जित किए हुए धन से वो धर्म कार्य करता है, और उन धर्म कार्यों से वो सुख की प्राप्ति होती है। तो अब मैं क्लास 4th में था, मुझे इस श्लोक का कोई काम नहीं था, और संस्कृत विषय भी नहीं, संस्कृत पढ़ाया भी नहीं जाता था उस समय। पर मुझे लगता है कि जिस गंभीरता से मेरे नाना मेरी बहन को ये श्लोक पढ़ा रहे थे, तो मुझे भी जो है इस श्लोक में रुचि हुई, और श्लोक तब से मेरे जीवन में मतलब मुझे याद रह गया वो श्लोक हमेशा से। और नाना जो है वो बहन को श्लोक बहुत समय तक, मतलब लंबी देर तक उसको समझाते रहे उसके मायने, और फिर उससे ये भी कहते रहे कि ये सीखना बहुत ज़रूरी है और जीवन में आगे काम आएगा। मुझे भी ये श्लोक ध्यान रह गया। नाना के ही बड़े भाई थे मेरे, जो BHU में उस समय संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, उसमें प्रोफेसर थे, महादेव पांडे नाम था उनका। ये मालवीय जी के दौर की बात है, 1950 के पहले की। एक पंडित बलदेव उपाध्याय थे, उन्होंने एक किताब लिखी है काशी की पांडित्य परंपरा। तो ये महादेव उपाध्याय जी के बारे में एक चैप्टर है उसमें, तो उनके बारे में लिखते हुए कहते हैं वो कि व्याकरण, साहित्य, न्याय तथा वेदांत के अध्यापन में इनकी शेमुशी इतनी प्रतिष्ठित तथा समादृत हुई कि इनसे अध्ययन करने वाले छात्रों का इनकी कक्षा में जमघट लगा रहता था। अनुमान खंड के दार्शनिक तथ्यों का इनका विश्लेषण इतना चमत्कारी होता था तथा इतनी मनोज्ञता से छात्रों के हृदय में विषय प्रविष्ट करा देते थे कि काशी में इनकी विपुल कीर्ति हो गई। तो ये महादेव पांडे जब BHU से रिटायर हुए तो इन्होंने स्वामी करपात्री जी के से दीक्षा प्राप्त की, और उस समय बनारस में काशी के शंकराचार्य होने की एक परंपरा थी जो बहुत लंबे समय से टूट गई थी, वो पुनर्स्थापित हुई, तो इनको शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। तो इनके एक छात्र थे जो एयरफोर्स में नौकरी करते थे और एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, इनसे पहले संस्कृत सीखने आते होंगे। तो इनके और इनके बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान होता था। तो एक चिट्ठी जो के छात्र ने इनको लिखी थी, और वो चिट्ठी फिर मेरे हाथ लग गई। तो उस चिट्ठी में इनके जो शिष्य थे उन्होंने ये लिखा था कि वो आजकल स्वाध्याय कर रहे हैं, खुद से किताबें पढ़ रहे हैं। ये वो हैं जो पहले एयरफोर्स में काम करते थे, अब व्यापार और या कुछ काम कर रहे थे। तो इन्होंने अपने शिष्य को लिखा कि स्वाध्याय आपका चल रहा है, बहुत अच्छा है, वह कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान है, उसमें आत्मा का चमकता साक्षात्कार और शांति आनंद की वृष्टि होती है।
स्वाध्याय, तप और सरलता सज्जन महापुरुषों की निजी संपत्ति है। यही गीता का उपदेश है। इसको जीवन में उतारने से प्राणी अमर हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है, संसार उसका सुखमय हो जाता है। तो जब मुझे ये चिट्ठी मिली तो जो पहले श्लोक याद था कि विद्या से विनय आती है और विनय से आप धन कमाते हैं और धन से जो है वो फिर आपको सुख आता है, तो एक कड़ी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया कि विद्या से ही आपको सीधे आनंद प्राप्त हो जाता है। तो एक साधारण जिज्ञासा है कि ये किस आनंद की बात कर रहे हैं, मतलब अगर जिसको हम आनंद कह रहे हैं या खुशी आप कह लीजिए, तो हम इसको परिभाषित कैसे करते हैं। हमने ये बताया, मतलब अरिस्टोटल की बात हमने की, तो अरिस्टोटल ने ये कहा कि जो है मानव होने का जो मूल्य लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति है। पर वो इस आनंद को, मूल लक्ष्य को इस तरह से परिभाषित करते हैं कि मूल लक्ष्य जो है वो अपने में संपूर्ण होना चाहिए। अरिस्टोटल का ये कहना था कि अगर आप पैसा कमा रहे हैं या प्रतिष्ठा चाहते हैं या इन चीज़ों से अगर आपको खुशी मिल रही है तो ये अपने में संपूर्ण नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से बात भी करेंगे तो ये मार्ग है आनंद पाने का। जैसे श्लोक में लिखा हुआ था कि आप धन कमाते हैं तो धन से अच्छे काम करते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। और अरिस्टोटल ने ये भी कहा कि ये जो आनंद है ये एक दिन वाली या एक क्षण की वस्तु नहीं है। जैसे अरिस्टोटल का कहना था कि जैसे कोई एक दिन जो है वो वसंत ऋतु नहीं बनाता है। वसंत ऋतु कई दिनों और बहुत सारी चीजें होने के बाद जो होता है उसको हम वसंत ऋतु कहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि मनुष्य जब खुश होता है तो वो एक दिन में या एक क्षण की कोई चीज नहीं होती है जिससे वो खुश होता है। तो अब ये जिज्ञासा थी कि जो है फिर ये खुशी जो है जो लंबे समय तक रह सकती है, जो चिट्ठी में कही गई थी कि जो है कल्पवृक्ष के समान है, तो वो आपको कहाँ से आएगी। शिक्षा का अगर व्यापक तौर पे शिक्षा को समझा जाए, केवल किताबी नॉलेज से या कुछ विषयों के इतर अगर आप शिक्षा में विज्ञान की शिक्षा, आर्ट की शिक्षा, संगीत, कारपेंट्री या गार्डनिंग, इन सब चीज़ों को अगर जोड़ देंगे तो मेरा ऐसा मत है कि शिक्षा जो है वो उस आनंद का मार्ग है जिसकी बात अरिस्टोटल कर रहे थे, या उसकी बात उससे पहले जो शंकराचार्य थे जिन्होंने अपने शिष्य को चिट्ठी में बताया था। एक हंगरी में जन्मे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं मिहाई चीक्सेंटमिहाई। उनकी एक किताब है फ्लो, बहुत प्रसिद्ध किताब है। और फ्लो को वो एक ऐसे स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, और वो स्टेट ऐसा है जो कि एक मनुष्य के हाथ में है कि वो कभी भी उस दौर में अपने आप को प्रवेश करा सकता है जिसमें वो आनंद की अनुभूति करता है। अब और उस स्टेट को डिफाइन करते हुए, उस स्टेट को परिभाषित करते हुए मिहाई चीक्सेंटमिहाई कहते हैं कि वो दौर ऐसा होता है जिसमें हम और आप अपने होने का बोध खो देते हैं। हमको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, हम अपने आसपास की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम समय क्या हो रहा है इस चीज़ का बोध खो देते हैं, हम किस जगह पे हैं इस चीज़ का बोध खो देते हैं, हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें तल्लीनता जो है इतनी ज़्यादा तल्लीन हो जाते हैं कि हमको अपने आसपास के वातावरण का बिल्कुल भी आभास नहीं रहता, आभास खो देते हैं। तो मिहाई चीक्सेंटमिहाई जो है वो इसी दौर को फ्लो कहते हैं, और इसको ही वो आनंद कहते हैं कि आप उस काम में इतनी तल्लीनता से लगे हैं कि आपको अपने आसपास किसी और भी चीज़ का बोध नहीं है। आपको केवल उससे जो आप जो काम कर रहे हैं और उससे जो आपको आनंद प्राप्त हो रहा है उसका बोध आपको केवल रह जाता है। रशियन नॉवलिस्ट थे बहुत मशहूर, लियो टॉल्स्टॉय, जिनसे महात्मा गांधी भी प्रेरित थे। उन्होंने किताब लिखी एना कैरेनिना, जो दुनिया की बहुत सारी मस्ट रीड बुक्स की लिस्ट में ये किताब है।
तो ये किताब मुझे लगता है कि 19वीं सदी के अंतिम समय में लिखी गई होगी, 1875 या उसी के आसपास ये किताब लिखी गई है। उस किताब में एक लेविन करके कैरेक्टर हैं, जो लोग कहते हैं कि टॉल्स्टॉय ने एक तरीके से टॉल्स्टॉय के अपने चरित्र के ऊपर आधारित हैं। तो लेविन जो है वो जमींदार रहते हैं और उनके खेत रहते हैं, बहुत सारे लोग उस पर खेती कर रहे होते हैं। और लेविन एक दिन अपने खेत में जाते हैं जिसमें बहुत सारी घास उग गई रहती है। तो वो घास देखते हैं तो उसमें घास काटने वाले लोग घास काटने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो लेविन भी जो है उस दिन जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी जो है इन घास काटने वालों के साथ घास काटेंगे। तो लेविन को बट ये सब काम करने आता नहीं था, जमींदार थे तो उनको थोड़ा बहुत हसुआ चलाने आता था, बट कोई इसमें एक्सपर्ट नहीं थे वो। तो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि जब लेविन ने वो काम शुरू किया तो लेविन को काम करने में स्ट्रगल हुआ, और लेविन जो है वो बहुत दिनों से सब काम किए नहीं थे, और लेविन को ऐसा लगा कि जितने मजदूर हैं वो, चूंकि वो मालिक है काम करने आए, तो जितने मजदूर हैं वो सब लेविन को देख रहे हैं कि ये कितने अच्छे से काम करेंगे। तो लेविन को घबराहट भी बहुत हुई कि हम जो है वो इसको कर पाएंगे कि नहीं, ठीक से कर पाएंगे। तो लेविन को ऐसा लगा कि शुरू में जो है वो उन्होंने घास बहुत बेतरतीब तरीके से काटी, अच्छे से काटी नहीं, उनका हसुआ जो है वो इधर उधर चलता था। और बाकी जो मजदूर काम कर रहे थे उनके साथ काम करते लेविन को लगा कि अब जो है वो उनकी एनर्जी वो अब खत्म हो रही है, वो इस काम को कर नहीं पाएंगे। और लेविन के साथ एक टिट करके एक और मजदूर थे, वो लेविन के आगे आगे काटते चल रहे थे, लेविन उनको पीछे से घास काट रहे थे। तो लेविन घास काटते जा रहे थे, लेविन को लगा कि जो है कहीं वो पीछे छूट ना जाए, तो लेविन और तेजी से कोशिश करने लगे अपना काम करने की। फिर एक ऐसा समय आया कि लेविन को लगा कि अब उनसे काम और होगा नहीं, वो घास काट नहीं पाएंगे। तभी क्या हुआ कि टिट जो था वो रुक के और अपना हसुआ साफ करने लगा। इतने में लेविन ने जब देखा तो लेविन को ध्यान आया कि वो पूरी एक रो जो है वो घास की काट चुके थे। तो लेविन को अपने अंदर जो है वो एक तरीके की सफलता का एहसास हुआ कि पहले वो सोच रहे थे कि वो काट नहीं पाएंगे, और फिर उन्होंने एक रो जो है वो काट लिया। और बट रो लेविन को बहुत परिश्रम लगा इसको काटने में, लंबी रो थी। लेविन जब अंत तक पहुंचे तो लेविन को लगा कि उन्होंने जो है वो ठीक से काटा नहीं है, और लेविन जब जो है वो इधर उधर कुछ जगह छोड़ दिया था, लेविन को पसीना हो रहा था, नाक से पसीना चू रहा था, पीठ जो है उनकी पूरी गीली हो गई थी। बट लेविन को एक तरीके का खुशी महसूस हुई कि शुरू में वो सोच रहे थे ये काम तो हम कर ही नहीं पाएंगे, और उसके बाद उन्होंने पूरा एक रो काट दिया। तो उसके बाद जो है वो लेविन को ये एहसास हो गया कि अच्छा अब एक रो तो हम काट लिए, बाकी काम भी जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो टॉल्स्टॉय ने अपनी किताब में लेविन जो है वो फ्लो स्टेट में एंटर करता है एक रो काटने के बाद, जो टॉल्स्टॉय ने लिखा। ये हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ मैं इंग्लिश किताब का। एक रो के बाद दूसरी रो, लंबी रो, छोटी रो, बड़ी घास, छोटी घास। लेविन को समय का कोई आभास नहीं था। लेविन को ये भी पता नहीं था कि दिन का कौन सा समय है। लेविन के काम में एक तरीके का परिवर्तन आने लगा, जिससे लेविन को संतुष्टि की अनुभूति हुई। इस थकान के काम में लेविन ये भी भूल गए कि लेविन क्या कर रहे हैं, और वो काम उनके लिए धीरे धीरे करके बहुत आसान होता गया। और एक ऐसा समय आया कि लेविन को लगा कि उसके हाथ अपने आप चल रहे हैं, और घास जितनी बेहतरीन काटी जा सकती थी उतनी बेहतरीन लेविन काट रहे हैं, और वो टिट से भी ज़्यादा अच्छी घास काट रहे हैं। लेविन को ये सब करते हुए ये भी एहसास हो रहा था कि उनका काम कितना कठिन है और घास कितनी बुरी तरीके से काटी जा रही है, पर लेविन का आनंद जो है उस काम में लेविन को आ रहा था। ये टॉल्स्टॉय ने 1875 में उस आनंद की अनुभूति एक बहुत साधारण काम में बताई है, घास काटने जैसे काम में बताई है, जिससे कि आदमी अपने आप ले सकता है। फ्लो जो मिहाई चीकचंद कहते हैं वो वही स्टेट है कि जब हम कोई भी काम ऐसा लेते हैं जिसको करने में जो उसका कठिन होने का जो स्तर है, जो उसका डिफिकल्टी लेवल है, वो हमारे
स्किल से थोड़ा ज़्यादा हो, ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा हो। हमको ये हो कि हम वो काम कर तो सकते हैं, बट हमारे अंदर ये घबराहट हो कि हम वो काम पता नहीं अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, काम नहीं कर सकने का हमारे अंदर डर ना हो। तो जब हम ये सब, जब इस तरह का कोई काम चुनते हैं, तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि उस काम करने में हमारी दक्षता जो है, हमारी एक्सपर्टीज धीरे धीरे बेहतर होती चली जाती है समय के साथ, और हम फ्लो स्टेट में एंटर करने लगते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब ये फ्लो स्टेट के बाद हम का जो परिणाम होता है वो हमेशा कुछ एक सुंदर कृति होती है, चाहे वो आप पेंटिंग बना रहे हो, चाहे वो म्यूजिक बना रहे हो, चाहे कविता लिख रहे हो, चाहे हो सकता है किताब ही पढ़ रहे हो अपनी समझ के लिए, तो उसका परिणाम हमेशा ये होता है। एक और पुस्तक है जो इस बारे में बात करती है, एक जापानीज नॉवेलिस्ट हैं बहुत फेमस, मुराकामी, जिनकी एक किताब है नॉर्वेजियन वुड, जो बहुत प्रसिद्ध किताब है। उस किताब में एक कैरेक्टर है नाओको। तो नाओको जो है वो बचपन में, कैरेक्टर में वो बताती हैं कि बचपन में वो एक म्यूज़िक स्कूल में पढ़ती थी और बहुत अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत अच्छा पियानो बजाती थी। पर कुछ उनके साथ ऐसा हुआ उनके जीवन में कि उनका पियानो बजाना छूट गया। बट फिर नाओको जो है थोड़े दिन बाद फिर से पियानो बजाना शुरू करती हैं। तो नाओको उस किताब में लिखती हैं, इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता रहा हूँ मैं। नाओको कहती हैं कि मैं बहुत पहले से पियानो बजा रही थी, जब मैं 4 साल की थी, पर मुझे एकाएक एहसास हुआ कि मैंने कभी पियानो अपने लिए नहीं बजाया था। मैं या तो हमेशा कोई टेस्ट पास करने के लिए पियानो बजा रही थी, या किसी प्रैक्टिस असाइनमेंट के लिए पियानो बजा रही थी, या किसी को प्रभावित करने के लिए पियानो बजा रही थी। ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, बट अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को मास्टर करना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं। बट एक उम्र आती है जब आप अपने लिए बजाना शुरू करते हैं। और नाओको ने, मुराकामी ने नाओको के माध्यम से कहा है कि और वही संगीत है। और मुझे ये तब समझ में आया जब मैं एक बहुत अच्छे म्यूज़िक स्कूल के कोर्स को छोड़ के और अपना 31वां जन्मदिन मना चुकी हूँ, तब मुझे ये समझ में आया कि असली संगीत वो है जब उसको हम अपने आनंद के लिए बजा रहे हैं। नाओको कहती हैं कि मैं अपने बच्चों को जो है किंडरगार्टन भेज देती थी और घर का काम फटाफट ख़त्म करती थी, और उसके बाद मैं घंटे 2 घंटे अपने लिए म्यूज़िक बजाती थी। तो ये तो है कि अगर हम अपने लिए कोई काम कर रहे हैं और एक उसकी मास्टरी, हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल अपने आनंद के लिए बजा रहे हैं, तो एक समय बाद जो है, और हम लगातार उसमें बेहतर करने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस के बाद हम एक स्तर पे पहुंच जाते हैं जिसमें हम उसमें आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। बट सवाल ये उठता है कि हमारे समाज में, जिसमें लोग अलग अलग आर्थिक और सामाजिक स्तर पे रहते हैं और स्कूल से अलग परिवेश से अगर आ रहे हैं, तो ये सीख कैसे सकते हैं? क्योंकि ये तो अभी हम लोगों ने जितनी भी बारे में बात की, ये सब चीज़ प्रैक्टिस में आई, और ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, लोग चाहिए, मौका चाहिए जहाँ पे आप इस तरह की प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विश्वविद्यालयों से बेहतर और उपयुक्त जगह कोई और हो नहीं सकती है, क्योंकि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनका निर्माण ही उच्च शिक्षा के लिए किया गया था, जहाँ लोगों को जो मूलभूत पढ़ने लिखने और गणित की जब समझ आ जाती है, तो उसके बाद की जो पढ़ाई होती है उसके लिए ही जो है हम लोग के यहाँ विश्वविद्यालयों का निर्माण किया गया। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती है जहाँ पे कि लोगों को ये सिखाया जाए कि आप कैसे वो दक्षता हासिल कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जीवन में आनंद की अनुभूति कर लेते हैं। छात्रों के लिए, खासकर जो विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है सीखना, क्योंकि एक समय बाद ऐसा आएगा जब आप डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो अपना आप करियर बनाने में लगेंगे, नौकरी बनाने में लगेंगे, पर वो ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा जो है वो खुशियों से भरी होगी और सरल होगी। उसमें तमाम तरीकों की कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी,
और एक गालिब का शेर है इसी को लेके कि कैदे हयात और बंदा गम असल में दोनों एक हैं, और मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो जितने दिन आप जिंदा रहेंगे उतने दिन आपके जीवन में परेशानियां भी रहेंगी, बाधाएं भी रहेंगी, तमाम तरह की कठिनाइयां भी आएंगी, और वो ऐसी परिस्थितियों में आ सकती हैं जो परिस्थितियां हो सकता है आपके अनुकूल हों। मतलब जब आप परेशानी झेल रहे हों तो अपने घर वालों के साथ हों, आपको सपोर्ट करने के लिए लोग हों, दोस्त मित्र यार हों। और ऐसा भी हो सकता है कि जब वो परेशानियां आए तो आपके साथ कोई ना हो, आप अकेले हों। और ऐसे में उन कठिनाइयों से झेलने के लिए जो आपको ताकत मिलेगी, वो ताकत आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी, और वो अपने अंदर आप ताकत उसी आनंद की अनुभूति से पैदा कर सकते हैं जिसकी बात शुरू में कही थी, जो स्वामी महेश्वरानंद थे, जो अपने शिष्य को लिख रहे थे कि स्वाध्याय वो आपको आनंद देता है, स्वाध्याय कल्प वृक्ष के समान है, कामधेनु के समान है, जिसका फल जो है वो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका दूध कभी खत्म नहीं होता है, आप जब चाहें उससे फल ले सकते हैं। खुद से पढ़ना, सेल्फ लर्निंग जो है वो आपको उस तरीके का आनंद देता है। पर इसके लिए जो अभी हम लोग के विश्वविद्यालयों में जो वर्तमान में जो तौर तरीका है पढ़ाने का, उसमें जो है वो थोड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। उसको जो है रोजगार परक बनाने की जगह छात्रों में जिज्ञासा पैदा हो पढ़ाई के दौरान, इस बात पे बल दिए जाने की ज़रूरत है। और अभी जो नया दौर आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें जो है ये और बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में अब धीरे धीरे हर वो काम जो रिपीटेटिव है वो धीरे धीरे ऑटोमेट हुआ जा रहा है, वो खुद से मशीन करने लग रही है। तो ऐसे में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक चीज़ है कि वो हमेशा पिछली नॉलेज पे काम करता है, जो अभी तक हमारे पास जानकारी उपलब्ध है उसी जानकारी पे काम करता है। तो ऐसे में इस बात की महत्ता और बढ़ जाती है कि हम जो पढ़ाई करें उससे हम लगातार नए विद्या का, नए ज्ञान का सृजन करते रहें। एआई के दौर में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पर ये ध्यान देने वाली बात है कि शिक्षा का उद्देश्य आज के दौर में भी ये नहीं होना चाहिए कि हमको रोजगार सृजन की जगह जो है हमको एआई के दौर में कैसे जो है हम प्रासंगिक रह सकते हैं उस पर ध्यान दें। शिक्षा का मूल उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। आज के दौर में भी शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है उसकी मूल भावना पे होना चाहिए, और वो मूल भावना जो है वो वही है कि छात्र में जिज्ञासा पैदा करने की। मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे नाना उस दिन जब बेड पे बैठ के और मेरी बहन को एक संस्कृत का पुराना श्लोक 600-700 साल पुराना श्लोक समझा रहे थे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में ये बात होगी कि जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर को, पौत्री को किसी नौकरी के लिए तैयार कर दें क्लास 6 में ही। वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी ये भावना रही होगी कि वो अपनी पौत्री को जीवन में एक इस तरीके के जीवन जीने के लिए आमंत्रण दे रहे थे जिसका मूल जो है वो जिज्ञासा थी, शिक्षा थी। उस श्लोक में विद्या से विनय और विनय से सुख पे जाने का जो खैर रास्ता दिया गया है वो एक लीनियर रास्ता भी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो एक स्प्रिंग की तरह है, वो एक निरंतर प्रोसेस है जिसको हमको जीवन में बार बार दोहराते रहना है और बार बार उसी फ्लो स्टेट में जाना है जिसके बारे में मिहाई, चीफ सेंट मिहाई कह रहे थे। और ये जो प्रोसेस है हमने देखा, एक चाहे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की बात करें, चाहे रशिया नॉवलिस्ट की बात करें, या एक ट्रेडिशनल संस्कृत स्कॉलर की बात करें, या जापान में एक नॉवलिस्ट की बात करें, तो ये सारे लोग जो हैं वो एक मूलभूत बात ही कर रहे हैं कि शिक्षा आप इसलिए लीजिए जिससे कि आप आनंद की प्राप्ति कर सकें, आप अपने अंदर झांक सकें, अपने को बेहतर बना सकें, अपनी जिज्ञासा जो है बढ़ा सकें।
यही बात एरिस्टोटल 2600 साल पहले भी कह रहे थे, जब वो आनंद को जो है वो मानव जीवन का मूल लक्ष्य कह रहे थे, और यही बात टॉल्स्टॉय भी कह रहे थे लेविन के माध्यम से, जब लेविन जो है घास काटने जैसी एक साधारण काम कर रहे थे। आज के दौर में विश्वविद्यालय जो है वो इस चीज़ को दे सकते हैं जो एआई के या कोई भी और एल्गोरिथम जो है वो नहीं दे सकता है। वो है कि छात्र को जीवन पर्यंत जिज्ञासु बने रहने की प्रेरणा। ये आपको एआई नहीं दे सकता है, ये केवल आपको आज के दौर में विश्वविद्यालय या पढ़ने की जगह ही दे सकते हैं। और यही है वो कामधेनु या कल्पवृक्ष जो कि वो हमेशा आपको मिलने वाला, प्राप्त होने वाला आनंद दे सकता है। इसमें छात्रों को ये सिखाए जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई काम कैसे करें। जो ट्रेनिंग बेस्ड नॉलेज है, कोई काम करने के बारे में आपको सिखाया जा सकता है। आपको उसके पीछे की जो इंक्वायरी है, सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए कोई काम करने के लिए, काम करने की स्किल की जगह सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए काम करने की जगह, इस बात पे जोर दिया जाना चाहिए। और सवाल उत्तर देने की जगह जो है विश्वविद्यालय वो स्थान होने चाहिए जहाँ छात्रों को बेहतर प्रश्न कैसे किया जाए ये सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि ये अगर किसी छात्र को विश्वविद्यालय से मिलेगा तो वो किसी भी डिग्री या सर्टिफिकेट से ज़्यादा मूल्यवान चीज़ होगी जो जीवन भर उसके साथ रहेगी और उसको हर चीज़ में उसके काम आएगी। अगर ये करने में अगर विश्वविद्यालय सफल रहते हैं तो वो छात्रों को जीवन में आनंद की जो चाबी है, कुंजी है, वो आप छात्र को दे पाएंगे। अभी जैसे जैसे हम लोग के आसपास देख रहे हैं कि बहुत सारा काम ऑटोमेट होता चला जा रहा है, तो ऐसे में किसी को भी ये नॉलेज या ट्रेनिंग या एबिलिटी ये देना कि वो जिज्ञासु रहे, अपने आसपास की चीज़ों को देखे, इस तरह की पढ़ाई में इंगेज रहे, जिससे कि न केवल उसका ज्ञान बढ़े बट उसकी संपूर्ण मानवता का विकास हो सके, उसमें मूल्यों का विकास हो सके। यही जो है वो सम्मम बोनम, मतलब शिक्षा का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। एक कोई श्रमिक बनाने की जगह, जो कि बहुत दक्ष श्रमिक है, उसको बनाने की जगह इस तरह के मनुष्य का निर्माण करना जो कि निरंतर ज्ञान की खोज में लगा रहे। मेरे नाना जो बहन को मेरे जो श्लोक बता रहे थे वो केवल एक श्लोक, किसी पाठ्यक्रम का केवल एक हिस्सा नहीं था। अगर आप देखेंगे तो वो उसको एक जीवन जीने का एक आमंत्रण दे रहे थे, एक अलग तरीके के जीवन को जीने का। और हम लोग के पास आज अवसर है कि हम लोग जो छात्र यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ने आ रहे हैं, उनको भी ये आमंत्रण दे एक अलग तरीके के जीवन को जीने का, एक अलग तरीके ज्ञान को लेके एक निरंतर पथ पे चलते रहने का। पर अब मूल सवाल यही है कि क्या हमारे विश्वविद्यालय ये देने के लिए आज तैयार हैं।